अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे माननीय पैनलिस्ट को, जिनके अनुभव और कार्य हमें हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। We are privileged to have with us Mr. Mayank Agarwal, sir, Joint Secretary, Good Governance and Convergence. Please welcome on stage, sir. Now we are pleased to welcome Mr. Aditya Malhotra, sir, Program Associate at Council on Energy, Environment and Water, one of the South Asia's leading think tanks. Please welcome on stage, sir. Now we are pleased to welcome Mr. Tanmay Mukherjee, Strategy Lead for Entrepreneurship at Rainmatter Foundation. Please join us on stage, sir. Now I would like to welcome Shri Saurav Chandra, General Manager and Chief Sustainability Officer at NMDC Limited. Before starting our panel discussion, I would like to request our audience to please write your questions while panel discussion and give your questions and chits to TRIF volunteers. For that, I would request Abhinay and Ambrish to collect the questions and pass them to volunteers for that. Now we can start the panel discussion. Thank you. Hello. Hello. Yeah, loud and clear. So a very warm welcome and good evening once again to all the participants here. And thank you panelists for joining us for this very important discussion. I had planned to set some context, but we do not have enough time. But however, there are certain key things that have recently taken shape. वन ऑफ द थिंग्स जो अभी हाल ही में हुआ है वो ये है कि बहुत सारे ऑलमोस्ट 27 डिपार्टमेंट्स से हमारे नोडल ऑफिसर्स आइडेंटिफाई हो गए हैं जो ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन को लीड करेंगे अपने अपने स्पेसेस में। और दूसरा है कि कम्युनिटी इंसाइट्स जो आज ही नहीं बहुत सारे दीदियों से दादा लोगों से हमने बात करके बहुत सारे और भी इंसाइट्स जोड़े हैं। सो गवर्नमेंट का ऑनबोर्डिंग, कम्युनिटीज़ का ऑनबोर्डिंग और अब इन सब मुद्दों को आगे कैसे लेके जाना है इसमें हम आज थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। सो टू बिगिन विथ वी हैव Mayank ji from Good Governance Department and the question that I have for you is sir जो भी हमने बातें सुनी कि इस पूरे एफर्ट को ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन को अगर रूरल लेड बनाना है कि उनके भी कुछ अपेक्षाएं हैं सरकारों से कि इंफॉर्मेशन राइट तरीके से पहुंचे, बट साथ ही अगर उनकी लीडरशिप उनकी जो कैपेसिटीज़ है उनको बढ़ाना है तो आप इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं सर? थैंक यू। सो जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला, जो एक कंसेप्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते जा रहे हैं और उस छोटे स्टेप के साथ सरकार की जो नीति है और सरकार की जो स्कीम्स है उसका सही इस्तेमाल ज़मीनी स्तर पे हो रहा है, तो आई बिलीव दैट इज़ अ वेरी गुड वे फॉरवर्ड फॉर द ग्रीन ट्रांजिशन थिंग। more गाँव more पानी, coming from the forest department, the other point that always we think is कि जब भी आप पानी की बात करते हो तो वहीं पे आप जंगल की बात करते हो, क्योंकि जो हमेशा आपका कैचमेंट होता है वो फॉरेस्ट होता है। तो जितने भी सरकार की नीति है वो एक अगर कन्वर्जेंट तरीके से चले और गांव में ये सारी बातें हम करने लगें तो एक ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ हम मूव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे गांव पे आप आज वेस्ट डिस्पोजल और वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। क्या 100 साल पहले आप ये बात करते थे? आप नहीं करते थे। क्यों? पहले हमारा कंजम्पशन पैटर्न और पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी और पहले जो हमारा रहन सहन का तरीका था उसमें वेस्ट डिस्पोजल जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं था। चूँकि आज हमारा कंजम्पशन बदल गया है, चूँकि आज हमारा रहन सहन का तरीका बदल गया है, तो शहरों में तो आप वेस्ट डिस्पोजल की बात करते थे, आप गांव में भी आप वेस्ट डिस्पोजल की बात कर रहे हो।
और वेस्ट ही एक सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है ग्रीन ट्रांजिशन को लेके। तो अगर हम सभी जो हमारे पुराने तौर तरीके थे, जो हमारे पुराने रहन सहन का तरीका था, जो हमारी इंस्टीट्यूशनल पुरानी मेमोरीज़ थी, अगर हम उन्हीं के तौर तरीके अपनाएं, अगर हम उसी हिसाब से आगे चलें, और जैसा अभी राहुल भगत सर ने बताया, निहारिका मैम ने बताया कि स्मॉल स्टेप्स if we take, then maybe that is a good way forward towards good governance and towards a green transition economy. I think that is how we can take it forward. थैंक यू सो मच, दैट वाज अ वेरी यूज़फुल इंसाइट। एक तो इंक्रीमेंटली और दूसरा जो सर्कुलैरिटी हमको लाने की ज़रूरत है, जो वेस्ट जैसी चीज़ें भी अब पेनिट्रेट होने लगी है। रूरल कंजम्पशन पैटर्न्स एक्चुअली अर्बन से आगे निकल चुके हैं, देयर कैपेसिटीज़ हैव सरपास द अर्बन पॉपुलेशन। तो ये कंजम्पशन पैटर्न्स को देखते हुए हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड। सो कमिंग टू आदित्य नाउ, आप CEW is also our partner in this entire effort, and we are also trying to draw learnings from what you have done with the Odisha government. So वहाँ के context में how can we make this more inclusive, especially you know जो women है climate front line पे हैं, महिलाओं के issues भी बहुत अलग तरीके के हैं। जैसे महिलाओं से अगर हम बात करते हैं तो water, energy इन पे ज़्यादा focus होता है, और अगर मेल फार्मर से बात करते हैं स्पेसिफिकली तो खेती के ऊपर बात होती है। सो यू नो ऑल दिस सेल्फ सस्टेन, हम एक इस ग्रीन इकोनॉमी एफर्ट को पूरा सेल्फ सस्टेनिंग रीइंफोर्सिंग कैसे बना सकते हैं? हेलो, ओके, थैंक यू। सो जैसा कि मैम ने भी बताया, हम लोग साथ में काम करते आए हैं कुछ टाइम से, और हम लोग ने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ काम किया था ग्रीन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वहाँ से हमने कुछ चीज़ें सीखी जो हम लोग आई थिंक अपना सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी और बहुत सारे बाकी स्टेट्स में भी। इसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमने सीखी उड़ीसा में अपने काम से, वो ये थी कि वैल्यू एडिशन हम लोग को गांव में ही करना पड़ेगा। ये मेरे से पहले एक आए थे, उन्होंने भी बोला था कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या फिर अगर जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती कर रहे हैं तो कैसे उससे अपना प्रोडक्ट, अपना जो आपको पैसे मिल रहे हैं उसको एटलीस्ट सिमिलर रखने के लिए आपको कैसे सिर्फ पैडी नहीं, आपको साथ साथ राइस बना के बेचना पड़ेगा। यही चीज़ वैलिड है बहुत सारे ग्रीन इकोनॉमी सेक्टर्स के लिए। तो जैसे हम लोग वेस्ट का बात करते हैं, तो क्या हम लोग गांव में वेस्ट कलेक्शन के ऊपर से जाके रिसाइकलिंग भी चालू कर सकते हैं? हम लोग सिमिलरली यहाँ पे बहुत लोगों ने बात किया खाद बनाने का, जो कि ऑर्गेनिक तरीके से बनता है, इसको बायो इनपुट्स भी कहते हैं। तो क्या हम लोग बायो इनपुट्स में रादर दैन हम सिर्फ गोबर कलेक्ट करें, क्या हम उसको वहीं पे ऑर्गेनिक खाद की तरह बना के बेचना चालू कर सकते हैं? और इसमें एक तो सबसे पहली जगह जहाँ पे हमें लगता है कि विमेन कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इज़ इन ट्रेडिशनल नॉलेज, बिकॉज knowledge in rural India is still gate-kept with women a lot of times because of their contribution to society and also to the labor that they have been doing even inside their households, which means that care work जो women करती हैं, जो अपने घरों के अंदर काम करती हैं, जिसको usually monetize नहीं किया जाता है, उसकी बहुत सारी value होती है, उसमें बहुत सारी knowledge होती है। क्या उस knowledge को use करके हम monetize करना start कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उनका value addition बढ़ा पाएँ और गाँव में नौकरी बना पाए और ऊपर से wages बढ़ा पाएँ? दूसरा हम लोग देख सकते हैं विमेन की तरफ, और ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था जो आज बहुत सारी हमारी यहाँ पे विमेन लीडर्स भी बैठी थी, कि कैसे विमेन खुद से मेंटर्स बन सकती हैं बाकी औरतों के। हमने बहुत सारे विमेन बिजनेसेस से बात की उड़ीसा में और अक्रॉस इंडिया, एंड वन थिंग दैट दे पॉइंटेड आउट वाज दैट हाउ seeing a mentor, seeing someone senior who's also a woman, who has led a woman-led business, या उन्होंने एक SHG लीड किया हो, उनसे बात करना, उनके साथ कॉन्वर्जेशन करना, उनसे जाके मिलना, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बाकी विमेन भी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ये चीज़ बढ़ा पाएँ। तो ये दो सीखें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्रीन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। Hello, yeah. So thank you so much. So what you said was, you know, हमको ये पूरा जो local value addition localize करना है, और हर एक value chain जिस पे भी हम काम कर रहे हैं वो decentralize करना है, monetize करना है, और especially mentorship and knowledge creation में महिलाओं का role है. Now moving to Tanmay, because you are from a philanthropic world, you are connected to so many innovators. आए दिन आप बहुत सारे innovators से बातचीत करते हैं, grassroots से लेके macro level
वाले. So what are some of the insights? हमको क्या shifts लाने की ज़रूरत है, कहाँ invest करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इस पे if you can throw some light. थैंक यू नीरजा. आज हमने अगर दिन भर की बातचीत पे ध्यान दिया है तो जो हमारे यहाँ पे गांव से आए हैं सब, इन लोगों ने बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि इन सब के जो सेंटर में हैं वो लोग हैं, जगह है. इनफैक्ट हम रेन मैटर में हम प्लेस बेस्ड फिलांथ्रोपी में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि ये जगह किसकी है. जैसे किसी ने बोला ना कि पहले, आज तो नल में पानी आ जाता है, पहले पानी एक गांव की धरोहर होती थी. यानी पानी के लिए लोग मेहनत करते थे, तालाबों को खोदते थे, कुओं को सहेजते थे, बावड़ियों को सहेजते थे. आज नल खोलते हैं, पानी आ जाता है, जगह की ओनरशिप चली गई है, उस पानी की ओनरशिप चली गई है. तो एज ए फिलांथ्रोपी हमारी बहुत क्लियर अप्रोच है कि प्लेस, जो जगह है वो बीचों बीच होना पड़ेगा और उस जगह का एक मुखिया होना पड़ेगा. आज हमारे SHG हैं, आपकी पंचायत है, अलग अलग समूह हैं, पर जब तक कोई उसको ओन नहीं करेगा, उसको अपनाएगा नहीं, तब तक आप कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हैं. यानी हमको इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा. यानी फिलांथ्रोपी हैज़ टू फोकस ऑन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड द सेंस ऑफ द हाउस. जो आप विलेज कॉम्पैक्ट कहते हैं, वही हम सेंस ऑफ द हाउस कहते हैं कि इस जगह का मुखिया कौन है, इस जगह का मालिक कौन, क्या ये मेरी जगह है, ये भावना जागृत है. अगर ये भावना जागृत है तो दूसरी है, हम देश की इकोनॉमी की बात करते हैं, हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है. यहाँ पे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, हम बोलते हैं कि भारत की इकोनॉमी का कितना डेफिसिट है, कितना सरप्लस है, GDP की बात करते हैं. आज हम अगर एक गांव के लेवल पे बात करें तो गांव क्या बाहर से ले रहा है और क्या बाहर भेज रहा है. जो अभी आदित्य जी ने बात की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज से 30 साल पहले गांव में 3 चीज़ बाहर से आती थी: केरोसिन, नमक और माचिस. आज हमारा रिसर्च बताता है कि आज 40% खाद्य पदार्थ यानी फूड गांव में बाहर से आ रहा है. ये जो मोनोक्रॉपिंग की हमारी समस्या है, ये इसकी जड़ है. आज 40% खाद्य पदार्थ बाहर से आ रहा है, 70% प्रोसेस्ड फूड बाहर से आ रहा है, 90% जो नॉन फूड है वो बाहर से आ रहा है. गांव से आपके बढ़ई गायब हो गए हैं, लोहार गायब हो गए हैं, जो कारीगर थे, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स थे, ये सब गायब होते जा रहे हैं क्योंकि शहर से सब आ जाता है. जब तक हम इसकी कदर नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो ये जब जगह का मुखिया तय हो और आपको अपनी ज़रूरतें तय हो तो उभर के आती है कि इस इकनॉमी को वापस जिंदा करने के लिए क्या चाहिए, वो नीड उभर के आती है. और तब आपके पास एक सोल्यूशन स्टैक होना चाहिए जो बता सके कि हाँ, ये ज़रूरत आपकी. अभी क्या हो रहा है, हम पुश बेस्ड प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, पुश बेस्ड अप्रोच ले रहे हैं. फिलांथ्रोपी में हम ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रास रूट पे काम कर रही है कि ये ट्रेनिंग करवा दो, ये फाइनेंस करवा दो और किस्सा खत्म हो जाता है. टिक लगाना आसान होता है बहुत, पर अगर ज़रूरतें नीचे से उभर के आ रही है, ज़मीन से, लोगों से उभर के आ रही है, तो हमारे पास डिप्लॉयबल सोल्यूशन होना चाहिए. आज सिर्फ TRI नहीं, आज CEWE नहीं, आज IIM ही नहीं, हर किसी के पास डिप्लॉयबल सोल्यूशंस हैं, जवाब हैं कि किस चीज़ को कैसे किया जाए. और अगर हम वो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ला सकें तो हमारा ये ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन जो हम बात कर रहे हैं ये पूरा हो सकता है. इसमें 2 वर्ड हैं, ग्रीन है और इकोनॉमी है. यानी इकोनॉमी अलाइन टू इकोलॉजी. जब तक हम उसको लाएंगे नहीं, और उसमें लोकलाइज प्रोडक्शन है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोकलाइज प्रोडक्शन फॉर लोकलाइज कंजम्पशन. हमने एक 300 लोगों के गाँव का सर्वे किया. हमने लोगों को बोला, उन्होंने बोला हमको तो ये बनाना आता है, इसमें कहाँ बेचें मालूम नहीं है, हमको ये सिखा दिया है, कहाँ बेचें मालूम नहीं है. और ये मैं हर कहीं जाता हूँ यही सुनने को आता है. हमने उनसे कुछ नंबर्स गिनवाए तो पता चला 300 घरों के गांव में साल भर में वो 9 लाख के चिप्स के पैकेट खरीद रहे हैं. 5 रुपए का पैकेट आता है पर 9 लाख का खरीद रहे हैं. 9 लाख के बिस्किट खरीद रहे हैं, 20 लाख का तेल खरीद रहे हैं. सिर्फ टॉप 10 आइटम हम लेते हैं तो 1 करोड़ का बिजनेस उस गाँव में अवेलेबल था. अब अगर यही चीज़ें गांव में बनेंगी तो आपका इकोनॉमी लोकली है और आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर से कोई सामान नहीं आ रहा है, किसी 400 किलोमीटर दूर से वो नहीं आ रहा है, आपकी ज़रूरतें वहीं के वहीं तैयार हो रही है. ये हमारा सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए. एक तरह से ये 3 लेयर आर्किटेक्चर है, गांव, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट. गांव की चीज़ गांव में कैसे हो, ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग करना है हम ब्लॉक लेवल पे ले जाएं, उसके बाद कुछ अगर सरप्लस है तो वो शहर जाए. आज जब तक हम इस इकोनॉमी को विजुलाइज नहीं करेंगे हम वो ग्रीन ट्रांजिशन पे नहीं जा पाएंगे. ये मेरा मानना है.
Yeah, very insightful. Like you said, that people se pehle place should be at the center, and circularity again. Like Aditya, you have also strongly are invested in that, and also investing in local consumption-based production, ताकि वो वहीं के वहीं हम लोग consume कर सके. So now moving to Mr. Chandra, आप एक बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड के CSR से एसोसिएटेड है NMDC, और बहुत सारे मतलब जो ग्रीन इकोनॉमी ट्रांजिशन से रिलेटेड हम ये सेक्टर्स भी ऐसे हैं, जैसे स्टील हो गया, कोल हो गया, जो भी है, माइनिंग वाले, दीज आर ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी हार्ड टू अबेट. इकोनॉमी हमारा पूरा इससे ड्रिवन है, तो एकदम से मतलब इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड वाइडली, ये एकदम से बंद नहीं हो सकता या चेंज नहीं हो सकता. बट इसको देखते हुए और जो क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस हम देख रहे हैं, हाउ आर यू सॉर्ट ऑफ री इमेजिनिंग योर कॉन्ट्रैक्ट विद द कम्युनिटीज गोइंग फॉरवर्ड? Thank you, ma'am, and thank you everybody for having me on this panel. Before answering the question, and while I was listening all the speakers before to me, and I saw that everybody was putting the people in the center, and I can see my lot of my 25-year-old images sitting in the back bench. So I want to connect with them that why this is important. So I will just start with simple question that how many of you have seen the Matrix movie? So all of you remember Mr. Anderson and Mr. Smith, and Mr. Smith conversation with the Morpheus, where Mr. Smith specifies that humans are becoming a virus. Okay, so although this is a negative argument to propagate my thought, but let's put in a different context. We think our life cycle is a quite lot, we live 100 years. Now compare it against cosmic life cycle. Just exercise I did, because basically I'm a mining engineer and I'm attempting to be a ESG flag bearer in my company. So what propelling me? Just imagine a billion year as a year, because in a cosmic life cycle 100 years is nothing, it is measured in the billions of years. So if you will put a billion year as a year, so Earth would have formed hardly 4.5 years back, and 3.5 years back life originates, and roughly 2.4 years back great oxidation event happens, and the human appears roughly around 2.6 hours. So out of 4.5 years human existence has lasted only 2.6 hours, and out of this within 8 seconds we have gone for the industrialization, and then last 30 years, which will be roughly a 1 second in the cosmic life cycle, look what kind of damage we have caused in the system, then how Earth will treat us. So this is the movement. Hold our thoughts and put ourselves in this picture. Then what is going to happen? We all are talking about that we should do this, that. For whom? For nobody else, for ourselves. Because if we go by this cosmic cycle, the midnight is coming. And if we see by the past datas, maximum meteorological models have gone haywire, and they have predicted that global temperature rise in 2023 and 24, because I'm dealing mainly with the data, has shattered all the predictions, and the land temperature has risen maximum since 1867. So whatever we are discussing here, it is for the survival of human species, because it has become a conflict of species. And being a dominant species, we are imposing our wills and our desires on other species, and that's why balance is gone. And we have to survive. If we have to survive this, whatever we are discussing, it's very important. And as ma'am said, the green economy and green transition is the core of that. And now think why we are talking about green economy at the rural point, because you take this again in the back, the maximum damage which has happened within last 150 years when industrial revolution happened. But before the existence of the human, and up to that period, everything existed in harmony. Why? Because our ancestors developed the mechanism to exist with the nature, which still exists in our rural economy. And to survive this, we have to incentivize this. Just take an example.
some of you might know that recently Google has done a deal with Vara company, which is a startup in Gujarat, who are working with the farmers in Gujarat, where they will be making biochar from the invasive species from which farmers are struggling with that species, and that biochar will be used as a carbon credit which Google will be buying from the Vara. Now what has happened, we have brought the rural process, the process which is happening at the rural level, at the global platform, because carbon credit now are going to be very important aspect. Because recently all of you know that Indian government has also brought carbon credit trading mechanism, and they are going through compliance route. And they have already brought the notification bringing 6 industries like cement, chlor-alkali to mandatory route. They have given that this is your targets. If you achieve the carbon intensity, you will get the carbon credit. Otherwise, you have to buy the carbon credits. Now, this is an opportunity from my point of view where we can incentivize the rural economy. We identify the process where we can get the benefits from that, bring those to the industry, and industry will fund those activities, and we will buy the carbon credit for them, and will help to all of us. Thank you. Yeah. So wonderful. That was a beautiful insight. I think जो cosmic cycle वाला insight था, it was very interesting. And also you've stressed on the incentivization and also the fund flow to the right kind of needs and linkages to the carbon credits. So going back to Mayank sir, because green economy transition में ये बस forest और good governance का mandate नहीं है, it has to be owned by all the departments from a government perspective. So इसके चलते हुए how can we just go beyond convergence and breaking the silos to a complete paradigm shift? So क्या करने से ये achieve हो पाएगा actually? But talking about the paradigm shift, मतलब I don't think it's a rocket science. मतलब कुछ भी हमें शुरू करना है तो वो हमारे व्यवहार में ही है. तो मैं फिर वापस उन्हीं बात पे आऊँगा जो इन्होंने कही थी कि अगर हम अपना व्यवहार चेंज करें, हम विलेज इकोनॉमी पे फोकस करें, हम यह प्रयास करें कि क्या विलेज सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है. हमारा प्रयास यही रहे कि वोकल फॉर लोकल, लोकल वैल्यू एडिशन हो. एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा. जनरली छत्तीसगढ़ में माहौल पत्ता मिलता है, माहौल पत्ता से प्लेट बनाया जाता है. दिल्ली में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल एक बार गए थे, मतलब जाते रहते हैं, तो एक बार वहाँ पे प्लेट्स देखने को मिली और आप मानेंगे नहीं, वो वही माहौल पत्ता की प्लेट्स थी जो इको प्लेट्स के नाम से सेलेक्ट सिटी वॉक में बिक रही थी, जिसको गांव में हम हमेशा फ्री में लेके इस्तेमाल कर रहे थे. उसी को रीब्रांड करके एक इको कंसेप्ट के नाम से दिल्ली के बड़े मॉल में बेचा जा रहा है. तो क्या यही ग्रीन ट्रांजिशन है जो हम सोचने और समझने का प्रयास कर रहे हैं? आपके शहर काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव है और आप गांव में बात कर रहे हैं कि आप ग्रीन क्रेडिट देने का प्रयास करेंगे. क्या ये एक सही मॉडल है? So if you want to really have a transition, then everyone has to look within. अगर विलेज सेल्फ सफिशिएंट होने की तरफ जाता है और प्रयास करता है, आई बिलीव दैट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंड अ वेरी गुड मॉडल. एज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, द स्कीम्स, द सर्विसेज, दे ट्राई टू कन्वर्ज एंड कम टू अ पॉइंट कि मिनिमम 30, जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, 33% फॉरेस्ट होना चाहिए. वी हैव लाइक 44% फॉरेस्ट, एंड इफ यू इंक्लूड द रेवेन्यू फॉरेस्ट, इट जनरली कम्स टू नियरली 50%. सो छत्तीसगढ़ हैविंग 50% ऑफ द फॉरेस्ट is acting as a oxygen bank for the whole country. So क्या दूसरे स्टेट्स और दूसरे शहरों को ग्रीन ट्रांजिशन में होने की ज़्यादा आवश्यकता है एज कम्पेयर टू छत्तीसगढ़? मतलब पॉइंट इसकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप बनाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें गांव सबसे पहला कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जहाँ पे आप सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं. दूसरा सर्कल आपका आता है जो नगर पालिका क्षेत्र होता है. तीसरा सर्कल आपका आता है जो अर्बन लैंडस्केप होते हैं. सो आवर फोकस शुड बी कि हाउ एट एवरी स्टेप
we can bring that transaction. Solar is a very good example how the transition is coming. जैसे PM सूर्य घर योजना है, आप अपने घर के ऊपर ही सोलर पैनल लगा रहे हैं और आप खुद का एनर्जी फुटप्रिंट को कम करने का प्रयास कर रहे हैं. So such small steps with the help of the government जो सब्सिडी दे के उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है. I believe that would be a game changer. That would be a game changer in the near future. कि how with the help of technology we can have those small steps so that it could be taken by the masses. So if we are able to do that, if we are able to deliver that in the next coming, I believe 5 or 10 years, then I believe we can move to a green transition stage. One last point, जैसा पुराने वक्ता ने कहा कि ओनरशिप की प्रॉब्लम है. तो जनरली जब भी हम फील्ड में काम करते हैं और हम देखते हैं तो जब व्यवस्था आपको आपके घर पे मिल रही है तो फिर बाहर की व्यवस्था आप भूल जाते हैं. अगर पानी आपको घर पे मिल रहा है तो फिर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जंगल है कि नहीं है और जंगल के वजह से पानी है कि नहीं है. सो जो कॉमन रिसोर्स के मैनेजमेंट का इशू है वहाँ पे हमें फिर से सबको बैठ के बात करने की आवश्यकता है. हमें आवश्यकता है कि पंचायत लेवल पे मजरा टोला लेवल पे भी हम जाएं, हम लोगों को सशक्त करें और हम यह बताने का उनको प्रयास करें कि ये जो आपकी धरोहर है, ये जो आपकी रिसोर्स है, इसी से आपका जीवन यापन होना है और इसी को आपको बचा के रखना है. अगर हम इतना कर पाए तो मुझे लगता है कि हम ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ मूव कर पाएंगे और एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ हमारा मूवमेंट चल पाएगा. थैंक यू. I think that was captured very beautifully. I think village economy, जो self-sustaining village economy, that should be, मतलब it begins, you know, from within and then to ownership and then whether there is need to, जो भी individualistic हमारा बना है, वहाँ से shift करते हुए क्या हमको वापस commons की तरफ जाना है. So we'll have to think about that very carefully. Now coming back to Aditya, ये सब करने के लिए बहुत अभी हमारे दीदी लोगों ने भी बताया कि मौसम कभी बारिश जल्दी हो जाती है, इस बार थोड़ी लेट आई, उनको डबल जुताई करनी पड़ी, बार बार वही ड्रजरी उनका इंक्रीज़ हो गया, लॉसेस भी हो गए. तो जैसे क्लाइमेट डेटा बहुत सारी टेक्निकल एजेंसी CW in fact is a pioneer in generating these insights not only for India but globally. तो ये जो डेटा है टाइमली इनके पास पहुंच सके और कैसे ये एक अकाउंटेबिलिटी टूल भी बने और उनको भी लोकल लेवल पे जो हमको सस्टेनिंग विलेज इकोनॉमीज़ भी बनानी है उनको अपने ही डिसीजन मेकिंग जो भी वो एडेप्टेशंस रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हैं उसमें कैसे हम लोग देख रहे हैं पूरे नॉलेज सिस्टम एंड डेटा सिस्टम्स को. हाँ जी, तो एक्चुअली अभी एक सिमिलर क्वेश्चन मुझसे तन्मय जी ने पूछा था जब हम लोग स्टार्टिंग में वहाँ बैठे थे. उन्होंने बोला था कि प्लेस बेस्ड या पीपल सेंट्रिक ट्रांजिशन अगर हमें करना है तो उसके लिए एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से करना होगा, जैसे और हम लोग उनकी मदद कैसे कर सकते हैं. तो जैसे प्राइवेट कंपनीज़ के लिए बिग 4 है, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, ऐसे ही छोटे फार्मर्स के लिए, छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए क्या है इंडिया में जो उनका हेल्प कर सकता है. एंड मैं कुछ टाइम से इसके बारे में सोच रहा था. आई थिंक 2 चीज़ें हैं जो क्लियरली सामने आती हैं. पहला ये कि हमारे पास एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं जिन्हें हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एम्पावर करने की ज़रूरत है. तो GPDPs का नाम लिया यहाँ पे बहुत लोगों ने, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं. सिमिलरली बहुत सारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, मनरेगा है, हमारे पास नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं. हम लोग ने जब उड़ीसा में काम किया था वहाँ पे मिशन शक्ति था, वहाँ पे सिमिलरली हमारे साथ मैंग्रोव मित्रा की स्कीम था, यहाँ पे मोर गाँव मोर पानी जैसे स्कीम्स हैं. बट इन्हें और एम्पावर करने की ज़रूरत है. एंड कैसे, तो जैसे GPDPs हैं आज की डेट में, इनका मोस्टली एक ब्लॉक लेवल पे या एक ग्राम लेवल पे बजट जो होता है वो 40 लाख 50 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ तक होता है. दिस इज़ प्रॉब्ली द सैलरी मोस्ट ऑफ द folks here are expecting an annum that they'll be getting after they get placed from IIM. Is that sufficient for a village of say 100 folks, of 200 folks? Probably not. So how can we increase GPDP budgets and empower local governments so that they can take their own decisions? Similarly, data can flow from say agencies like ours which produce data, but then it will have to be embedded at local governments. So for example, we were working in a coal mining district in Odisha. There also we talked to a lot of local government officials, from DMs to divisional labor officers, etc. And what we got to know is that they already have information technology that they can adopt, but it's a matter of empowering them to know that they have this data and then they can share this data with stakeholders at the local level. Similarly, the other thing that came about in our conversation was that
in addition to the government taking their part, and we have all been talking about how people will need to take their ownership as well. I think गांव से जो लोग हैं वो तो अपना काम करेंगे क्योंकि उनका ये काम करना ज़रूरी है, वो वहीं पे रहते हैं. बट हम जो शहरी लोग हैं, हम अपना प्रिविलेज कैसे यूज़ कर सकते हैं जाके कुछ काम करने के लिए. हम में से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ IIM से ग्रेजुएट करने के बाद अगेन बिग 4 में जाने का सोच रहे होंगे, अच्छी कंपनी में जाने का सोच रहे होंगे. क्या हम लोग कुछ टाइम के लिए, बहुत सारा इंटर्नशिप है, बहुत सारा फेलोशिप, गुड गवर्नेंस फेलोशिप है CM का, उसमें थोड़े टाइम के लिए जाके काम कर सकते हैं. अगर हम लोग काम करेंगे, दैट्स हाउ नॉलेज कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड शेयर्ड with folks at the village level, and I think that becomes very important, especially with women as well, because as I said, you'll have to create women leaders to begin with. How can we create urban women leaders as well who can then go and do some field work at the ground level and share their knowledge and customs and whatever they think is working at the ground level, even in urban India, those can be learnings for rural India as well. What are some of those things? जैसे ये select city walk में जो बेचा जा रहा है, ये रूरल इंडिया में अगर पता ही नहीं चलेगा कि बेचा जा सकता है तो वो लोग क्यों बनाएंगे? ये सारे टाइप के लर्निंग्स हमें शेयर करने होंगे, एंड आई थिंक इससे हम वैल्यू एडिशन पे फोकस कर पाएंगे. सो हमने अभी बात की कि कैसे डेटा जो जनरेट हो रहा है वो इनके तक कैसे पहुंच पाए. नाउ कमिंग टू तन्मय, you have witnessed many disruptive models on the ground. So there are certain insights जो community के पास भी है. जैसे traditionally ये दीदी लोगों के पास already बहुत सारे insights है, knowledge है, traditional wisdom है. तो इन disruptive models और इस wisdom को देखते हुए what are some disruptive models that are emerging in the climate resilience space, which are also socially inclusive as well as environmentally beneficial and economically beneficial? मैं थोड़ा ये एग्जांपल थोड़ा यहाँ के रेलेवेंट दूंगा. मतलब हमने यहाँ गांव की कहानियाँ भी सुनी है और हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी है, गवर्नमेंट भी है. इनफैक्ट ये थीम बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ TRI नहीं है, ये 3 है. अगर सेंटर में लोग हैं तो वी हैव TRI विच इज़ द पीपल ऑन द ग्राउंड हु आर एग्जीक्यूटिंग, हु आर द सोशल कैपिटल जिनके पास है. हमारे पास IIM है जो नॉलेज बेस रिप्रेजेंट कर रहा है ना. और तीसरा है गवर्नमेंट जो फैसिलिटेशन, जैसे निहारिका जी ने बड़ी खूबसूरती से बोला कि फैसिलिटेशन कर रहा है. जब ये तीनों मिलके काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा. मैं एक उदाहरण देता हूँ. मैंने मध्य प्रदेश में एक जगह है संदलपुर करके, वहाँ पे एक कॉलेज है जहाँ पे BBA की पढ़ाई होती है, गाँव में कॉलेज है. तो हमने उनको जाके अप्रोच किया कि भाई आपके यहाँ आसपास के प्रॉब्लम आप क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं. आप केस स्टडी पढ़ रहे हैं USA यूरोप के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के, जबकि आपके आसपास गांव में प्रॉब्लम भरे हुए मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर किसकी बात की मैनेजमेंट कर रहे हैं. दिस इज नॉट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जॉब्स, इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज अबाउट सॉल्विंग वेरिड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो हमने कुछ BBA स्टूडेंट्स को लिया, हम वहाँ एक गाँव में गए. वहाँ पे वो महिलाएं वहाँ पे 5 पत्ती काढ़ा बना रही थी बायोपेस्टिसाइड्स. किसी NGO ने आके उनको सिखा दिया, बड़े अच्छे से उन्होंने बनाना शुरू किया. 5 महिलाओं का समूह, साल भर की उनकी कमाई 12,000 रुपये. यानी हर महिला हर महीने 200 रुपये कमा रही थी. ये हमारे IIM के जो स्टूडेंट्स हैं शायद एक बार कैफेटेरिया में जाएंगे तो इससे ज़्यादा उड़ा लेंगे. वो महीने भर में 200 रुपये कमा रही है. हमने ये चैलेंज BBA के स्टूडेंट जो वहाँ पे मैनेजमेंट कॉलेज वहाँ था छोटा सा गाँव में, उनको हमने दिया. आप विश्वास नहीं करेंगे, उन 33 छात्रों ने, जिनमें से 22 लड़कियां थी, उन लोगों ने मिलके सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल किए. 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सब में उसकी थिंकिंग की. जो 20 रुपए में एक बिस्लरी की बॉटल में वो बायोपेस्टिसाइड, वो 5 पत्ती काढ़ा बेच रहे थे, उसको शानदार पैकेजिंग करके उसको यूज़ किया. फिर उसके बाद वो बच्चे गाँव में गए, उन्होंने चने का सीज़न था, चने की बुआई का सीज़न था, उन्होंने खेत के टुकड़ों में अलग अलग गाँव में 19 गाँव में उसका ट्रायल किया. 6 महीने बाद उसकी फिर उन्होंने वीडियोस बनाई, उन रील्स को वायरल किया. 6 महीने बाद उन स्टूडेंट्स की मेहनत का, वो BBA के स्टूडेंट जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की मेहनत का नतीजा था कि जहां 12,000 का वो बायोपेस्टिसाइड साल भर में बेच रहे थे, उन्होंने 6 महीने में 80,000 का बेच दिया. ये ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है जब आप दीवारों को तोड़ते हैं और बाकी जितने नॉलेज सेंटर्स हैं, प्रॉब्लम सेंटर्स हैं, इन सबको मिलके काम करते हैं. मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट है 6M फ्रेमवर्क, मैन, मशीन, मनी, मेथड, मटेरियल, मार्केट. ये कॉम्बिनेशन है. हम अगर सिर्फ ट्रेनिंग देंगे या फाइनेंस करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. हम जब एक बार गांव के सरफेस से नीड्स उभर के आ रही हैं,
then how do we make sure those needs are solved in a holistic manner? जो अभी आदित्य जी ने बोला ना कि भाई बड़े कंपनीज के लिए तो एक्सेंचर और ये सब हैं, छोटे गांव में जो छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है। क्या हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ये टास्क ले सकते हैं? क्या हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स उनके टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? एक ऐसे फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जिसमें ये सब मिलके, ये 6 एम्स को मिला के हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तब ये हमारे जो मॉडल्स हम गाँव में अलग अलग डेवलप कर रहे हैं तब ये सक्सेसफुल होंगे। तब उनकी हमारी जिम्मेदारी होगी कि हाँ, ये अकाउंटेबिलिटी है कि इनका आउटकम आया। आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी फ्रेमवर्क है और कुछ एग्जाम्पल्स बहुत हैं इस तरह के जहाँ एक बार आपने ओनरशिप डेवलप की और सॉल्यूशंस दिए तो चेंज अपने आप आता है। हमको मॉडल्स को सक्सेसफुल करना पड़ेगा। ये इतनी सारी हमारी ह्यूमन कैपिटल बैठी हुई है, हम अपने आप को वर्ल्ड का नॉलेज सेंटर बोलने की कोशिश करते हैं। जब तक हम अपनी खुद की प्रॉब्लम्स ज़मीन पे उतर के सॉल्व नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से हम पे लानत है अगर हम दुनिया ज्ञान बांटने जाएं। पहले हमारी अपने गांव की समस्या, शहर की समस्या, देश की समस्या, एक ग्रेजुअल स्टेप में काम करें, मिलजुल के काम करें, भूल जाएं कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जगह को सेंटर में लें, लोगों को सेंटर में लें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मेरे हिसाब से वहाँ हमारा सबसे बड़ा पोटेंशियल है। So I think this is a call for all the students here to please visit these villages. We can help facilitate that for you, and वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने business processes को लेके आपके जो insights है उस lens से थोड़ा सा देखते हुए अगर सुझाव कुछ models आप workout कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा. So now moving to Mr. Chandra, you know, as NMDC, what is the vision that it has in this entire green economy transition when it comes to, you know, co-ownership with the communities? कहाँ पे हम communities को support करना चाहते हैं as NMDC, as you know, the sustainability officer? जैसा कि हमारे मैनेजमेंट भी कॉन्टिन्यूसली कहते हैं और अभी हमारी प्रेजेंट लीडरशिप जो काफ़ी डायनेमिक है, हम लोग का ये अब ये थॉट प्रोसेस है कि माइनिंग शुड नॉट बी considered as a bad tenant because that is a tag normally associated with the mining. So mining should be remembered that where everything wasn't extracted, what community have achieved because we were there. So one of the best example can be taken as a Panna mine, diamond mining in Panna Tiger Reserve, which was shut down, but it restarted because we have a trust and we have a co-ownership with the local community, and right now this mine is again working, which is more of a prestigious mine rather than it becoming a profit-making mine. So in this way, NMDC is thinking and planning and using it tools where we will be co-owner with the local community, not as a exclusive miner institutions. उसके लिए जैसे हम लोगों ने पिछले 20 साल में अगर देखा जाए तो करीब 2600 करोड़ CSR में खर्च किया, जिसमें रफली 690 करोड़ एक्सक्लूसिवली एजुकेशन पे है. उसका एग्जांपल है हमारा गीदम में, जवांगा में एजुकेशन सिटी, आस्था गुरुकुल, बालिका शिक्षा प्रोग्राम, जिसके थ्रू हम लोग लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे जो अर्निंग और रेवेन्यू है सिर्फ माइनिंग स्ट्रीम के अलावा जो एडिशनल स्किल सीखें, जो रीस्किलिंग हो, उसके थ्रू आए. हम लोग ये भी कोशिश करेंगे आगे कि जो हमारे ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनके थ्रू हम लोकल कम्युनिटी को ऐसी स्किल प्रोवाइड कर सकें जहाँ पे वो लोकल लेवल पे ही अपना रोजगार जनरेट कर सकें. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, अगर इस तरीके की चीज़ों को हम प्रोवाइड कर पाते हैं वहाँ पे, तो जो लोकल गांव है या लोकल गांव की जो प्रोड्यूस है उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस को लोकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है वहीं पे इस स्किल के थ्रू. लोकल जो हमारे भाई लोग हैं वो खुद से ही वहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, अगर वो सब कर सकते हैं तो एक पूरी इस सिस्टम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट आएगा जहाँ पे हमारी कम्युनिटी भी सेल्फ सस्टेन करेगी और हमारी माइनिंग सिस्टम और माइनिंग इंडस्ट्री दोनों को एक बेटर इमेज मिलेगी. Thank you so much for the wonderful insights. We have now, you know, short of time. So I'm going to take a couple of questions. बहुत ही interesting questions हैं. So the first question is to Tanmay, कि how do we make sustainable self-employment or entrepreneurship in rural areas? I think मेरे जो
मैंने पॉइंट्स बोले उसका सार यही है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में जब तक आप उसको होलिस्टिकली नहीं देखेंगे, यानी लुक एट इट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आज आपको एक मैं बैक ऑफ द एनवेलप नंबर बताता हूँ। रूरल मार्केट इज अबाउट 19 लाख करोड़। जो आप वो 5 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदते हैं वो एक इकोनॉमी में ह्यूज कंट्रीब्यूशन करता है। गांव से जब हम, जैसे मयंक जी ने बोला ना, वैल्यू एडिशन जब तक नहीं होगा पैसा नहीं आएगा। गांव से जब हम मतलब पोटैटो बेचते हैं, आलू बेचते हैं, तो 10 रुपए किलो जाता है। जब वही आप चिप्स के फॉर्म में खरीद रहे हैं तो वो 10 रुपए के पैकेट में 25 ग्राम चिप्स होती है, यानी 400 रुपए किलो। आप 10 रुपए का आलू बेच के 400 रुपए का चिप्स खरीद के कमा नहीं सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन का पोटेंशियल मार्केट में, गाँवों में बहुत ज़्यादा है। रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, आप पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए, ब्रांडिंग पे ध्यान दीजिए, मार्केटिंग की स्कीम्स लगाइए जो आज आपके कॉम्पिटिटर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लेज और बालाजी चिप्स के पैकेट देखेंगे, उसमें अगर वो 10 रुपए में 1 रुपए मार्जिन दे रहा है ट्रेडर को, आप ट्रेडर को 2 रुपए का मार्जिन दीजिए। आप 100 ग्राम 10 रुपए में चिप्स क्यों डाल रहे हैं? आप 50 ग्राम डालिए, एक खिलौना डालिए जो बच्चा बार बार आके उसको खरीदेगा, यानी स्टिकर डालिए, कुछ भी एक लोकल हैंडीक्राफ्ट डाल दीजिए उसमें। मॉडल्स आपको इवॉल्व करने पड़ेंगे और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इस मॉडल्स को, एंड स्पेशली मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में तो खासकर यही बोलना चाहूँगा कि गांव में जाइए। अब रोज़गार शहरों में नहीं बचे हैं, एआई जो बचे खुचे रोज़गार है वो भी खा जाएगा। गांव में जाइए, आज गांव में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप वहाँ काम करिए, वहाँ खड़े करिए छोटे छोटे एंटरप्राइजेस। एंड ये 3 टेयर होगा। गांव के लेवल पे क्या हो सकता है, ब्लॉक के लेवल पे क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे क्या हो सकता है, और कैसे इनके अक्रॉस मूवमेंट हो सकता है। आज एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। जब आप गेहूं गांव से भेजते हैं तो 25 रुपए किलो में जाता है एवरेज। वही जब आटा बन के आशीर्वाद का बैग आता है तो वो 40 रुपए किलो में आता है, जबकि पिसाई के सिर्फ 3 रुपए किलो ही लगते हैं। ये वैल्यू एडिशन है। मेस में जब शहर में वो रोटी मिलती है तो 150 रुपए किलो में मिलती है, और वही जब आप केक खरीदते हैं तो 1000 रुपए किलो हो जाता है। वही 25 रुपए का गेहूं है और वो 1000 रुपए का वैल्यू एडिशन हो रहा है। जब तक हमारे गांव रॉ मटेरियल के सप्लायर रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब वैल्यू एडिशन होगा तब जाके हम ट्रूली रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे और गांवों से शहर का पलायन रोक सकते हैं और गांवों की जेन्युइन ग्रोथ हम देख सकते हैं। So thank you so much, Tanmay, for that. The next question is for Mayank ji. What are the present challenges for the government to facilitate, climate resilient livelihoods? I believe the biggest challenge is convergence. विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम की हम बात करते हैं। वी ऑलवेज टेल कि एक जीपीडीपी बनना चाहिए और उसमें गांव की जो सारी अधोसंरचना है उसकी डिटेलिंग होनी चाहिए, और एक सेल्फ सफिशिएंट मॉडल कैसे बन सकता है वहाँ तक हमें आना चाहिए। एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। जैसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। एक गांव है और उसमें बहुत सारे चिरौंजी के पेड़ हैं। जैसे ही चिरौंजी के दाम बढ़ने लगेंगे, पकने से पहले ही उसको तोड़ दिया जाएगा। इसमें लड़ाई होगी कि कौन पहले जाके तोड़ेगा, एंड एवरीवन विल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट, देयर इनपुट। नोबडी विल कॉल फॉर अ सस्टेनेबल इनिशिएटिव। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि साहब नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग तो डंगाल पे छाट के चढ़ने का भी वो नहीं करेंगे कि वो सोचेंगे कि हम डंगाल छाट दें और नीचे ही हम उसको कलेक्ट कर लें। तो जो एक कम्युनिटी ओनरशिप की बात है, जो एक इंडिविजुअलिज्म से आप कम्युनिटी ओनरशिप पे कैसे शिफ्ट कर सकते हो, जब तक ये बदलाव सरकार और लोगों के बीच में नहीं आएगा तब तक ये एक ट्रांजिशन फेस में ही रहेगा। तो दैट इज़ द पॉइंट। गवर्नमेंट अपनी नीति से, अपनी स्कीम से आपके विचार बदलाव करने का प्रयास करती है, और सब्सिडी उसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। कैंपेन्स चलाते हैं, वो एक बड़ा माध्यम होता है। बट मेरा यह मानना है कि जब तक गांव की जो अधोसंरचना है और गांव की जो परिसंपत्ति है उसकी ओनरशिप उनके द्वारा नहीं ली जाएगी, तब तक ये ट्रांजिशन, और यही सरकार के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू।
Thank you so much, Mr. Mayank. The next question is for Mr. Chandra. Is NMDC investing or supporting any green technologies for sustainable mining? Presently, we are considering all our options, and right now we don't have any viable economic solution for green mining and green technology. But we are exploring right now everything, and we are open to all ideas and all suggestions. In fact, we are looking for a lot of solutions where we expect our young industry leaders who will be coming up in the with their own ideas and startups that provide us solutions where we will be able to capture the climate benefits of our actions. For example, a lot of afforestation work is being done. Provide a solution where we can get the real-time carbon sequestration. How much carbon sink we have created. That will help us to strategize further our actions, what species should be there. So although there are some suggestions and some presentations were there where AI solutions were being provided, where they were using the satellite imagery, canopy density, and they were providing some solutions. But unless there are ground surveys and provide exact species details, and those solutions are not available with us, implementing those solutions in an industry level is going to be, not realistic, because we need accurate solutions to strategize further. Right now we are not doing, but we are looking for all options. Thank you. Thank you so much, Mr. Chandra. And the last question is for Aditya. What are the solutions? I'm sorry, I'm not able to see this properly. The solutions, especially agri inputs, that can be built for scalability and effectiveness, given your data insights. So scalability and effectiveness of agri inputs will differ from one farm to the other, and in any case what we'll have to do is first, and I think this is also something that someone pointed out earlier, right now there's a huge mismatch in the price, in the market price and the government regulated price of chemical fertilizers. So for example, urea is being sold at say 266 rupees is what someone pointed out, but market rate is much higher than that. So right now what we are also looking at is the political economy of subsidizing chemical fertilizers and how that's mainly profiteering the companies that are creating these chemical fertilizers, but at the end of the day harming the farmers, because by using chemical fertilizers your soil degrades, and then over a longer period of time your output gets decreased. So looking at agri inputs will have to be in a completely opposite way, where any inputs from the government or any cost subsidies from the government will have to be dedicated to the rural area, where again value addition will have to happen in the rural area itself, and that process and that fertilizer or the agri input that is created in that rural area will have to be used in that rural area as well, so that there's a complete value chain of demand and supply in that local village or in that local block that can be self-sustainable. Thank you so much, all of you. This was very insightful. Especially, we are now entering into a phase, and like Mayank ji rightly said, हमको transition से आगे जाना है outcomes तक. So there are a couple of key pathways that have emerged. One is we developed this prototype with village economies at the center. We focus on circularity, local production, and basically production based on what is being locally consumed. There could be hybrid knowledge systems that can be created, where we are also informing the communities and also building insights based on their traditional knowledge. And we are reimagining, redefining success metrics, basically not only for the communities, for governments, for philanthropies, for CSOs, all of us together. So that's how I think we will be able to move to a more greener, socially inclusive, environmentally positive economy. And I thank you, all of you, for patiently listening, contributing, and especially to our panelists for bringing us these beautiful insights from your experiences. So thank you so much.